जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं सुबह 8 बजे वाली क्लास लेकर, जिसमें मैं आपके लिए हिंदी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। 30 में 30 टारगेट रखता हूं, जिसमें कि आपको विस्तृत व्याख्या और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित, और जो कि अगर आप सीआरपीएफ एससीएम की वैकेंसी एग्जाम दे रहे हैं अगर आप, तो आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये मेरे ही प्रैक्टिस सेट में कराया गया। लगभग अभी तक जितने भी 25 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं, आज आपका 26वां प्रैक्टिस सेट अपलोड होने जा रहा है। अगर आप लोग पूरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो हिंदी फॉर यूपी पुलिस एंड यूपी ट्रिपल एस एंड अदर एग्जाम्स की वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आप देखें कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस के का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है 26 मार्च 2023 को, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी जो कंबाइंड टेक्निकल सर्विस वाला है, उसमें चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे यूपी जो हवलदार इंस्ट्रक्टर वाला हो, या फिर जितनी भी वैकेंसियाँ हैं और यूपी में होने वाली, या फिर जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए बेहतरीन ये हिंदी की क्लास में लेकर डेली हाजिर हो रहा हूँ। सुबह 8 बजे की टाइमिंग है ये। चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट आपको मिल सके और बेहतरीन क्वेश्चन आप करने की काबिलियत हासिल कर सकें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। विकसित में प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा? विक, सित, इत या फिर ता। अब होता है दोस्तों जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय का मतलब किसी मूल शब्द के अंत में लगा होता है ये, और जो उपसर्ग होता है किसी मूल शब्द के पहले लगा होता है। तो टोटल जो संस्कृत में, ऐसे तो प्रत्ययों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, टोटल प्रत्यय कितने होते हैं और टोटल उपसर्ग कितने होते हैं। तो अगर हम उपसर्गों की बात करें तो संस्कृत में 22 होते हैं, हिंदी में 11 होते हैं, टोटल 33 हो गए आपके उपसर्ग। और प्रत्यय की संख्या आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 35 का जो पहला क्वेश्चन, पहला का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका इत। विकास में इत जुड़ा है तो ये बन जाएगा विकसित। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 36 में क्या कह रहा है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? दोस्तों रसों के बारे में अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा टोटल 9 रस माने गए हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 ही रस माने गए हैं। ठीक है, एक रस का ये नहीं माने थे ये। तो उनके अस्थायी भाव भी दिए गए हैं। भाव की संख्या 4 होती है, भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। ठीक है, और एक अस्थायी भाव। तो ये 4 प्रकार के भाव होते हैं। 36 में अगर उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है, तो उत्साह जो है ये तो बिल्कुल मतलब बहुत ही बार पूछा गया है, वीर रस का ये अस्थायी भाव होता है। ठीक है, उत्साह जो होता है, आपको बता दें कि हास्य जो होता है वो, देखिए, अब करुण का शोक होता है। ठीक, करुण का अगर देखें तो शोक होता है। हास्य का हास होता है, श्रृंगार का। और दोस्तों जो श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है वो रति होता है। ठीक है, इन चारों रसों की आपके ये अस्थायी भाव है। वीर का तो आपका उत्साह होता ही है, जो कि आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक दोस्तों, विस्तृत व्याख्या के साथ पूरी क्लास में कराऊंगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ। कवितावली के रचनाकार आपको बताना है कि कवितावली किसकी रचना थी। तो 37 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका तुलसीदास। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और दोहावली, ये सभी रचनाएं क्या हैं? तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। कौन कौन सी, एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखिए, कवितावली तो है ही, इसके साथ साथ गीतावली की अगर बात की जाए, ठीक, गीतावली हो गई, उसके बाद आपकी दोहावली, उसके बाद आपकी कृष्ण गीतावली, एक कृष्ण गीतावली भी है। ठीक, उसके बाद विनय पत्रिका, ये सभी किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा तुलसीदास। उसके बाद आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि क्या कहलाते थे? जो आदिकाल था, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह सकते हैं। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा था? आदिकाल कहा था। और आदिकाल को वीर काल किसने कहा था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आदिकाल को वीर काल किस कवि ने कहा था। तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुसरो। ठीक है, तो खुसरो जो थे आदिकाल के लौकिक साहित्य के प्रमुख कवियों में विद्यापति और अमीर खुसरो के नाम प्रमुख हैं। ठीक है, ये दोनों ही कवि अपनी पहेलियों में खड़ी बोली का उपयोग करते हैं, अतः खुसरो पहेली लिखने वाले कवि थे। ठीक, कौन? खुसरो। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? जो ट वर्ग होता है वो किस प्रकार के, देखिए, कंठ जो होता है वो का से अंगा तक आता है। ठीक, मूर्धन्य जो होता है ये टा से अड़ा तक आता है। ताल दंत जो होता है ता से लेकर ना तक आता है। तालब जो होता है चा से लेकर यहाँ तक आता है। तो आपको पता है कि जो टा वर्ग है वो किस प्रकार की व्यंजन है, तो वो मूर्धन्य है। ठीक है, 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक, अंधेर नगरी के लेखक बताना है आपको। जो अंधेर नगरी है इसके लेखक कौन है? प्रथम नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, ये हरिकृष्ण लिखा हुआ है। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर रामकुमार वर्मा। तो 40 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा और हिंसा न भवती,
भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं, ठीक है। हर भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ नाटक हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अंधेर नगरी तो आपकी है ही, इसके साथ साथ सत्य हरिश्चंद्र भी इन्हीं की थी, ठीक। और कर्पूर, मंजरी, मुद्रा राक्षस भी बहुत बार पूछा गया है। भारत दुर्दशा भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और अगर इसके साथ साथ और बात करें, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ठीक है। ये सारी किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों आपको बता दें, छंद दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है मात्रिक और एक होता है वर्णिक। मगर आपको बताएं, अगर एक और होता है वो मुक्त छंद होता है, लेकिन उसका जिक्र नहीं होता, ठीक है। वैसे तो दो ही प्रकार काउंट किया जाता है, तो वर्णिक और मात्रिक। जिसमें वर्णों की संख्या के बारे में बात की जाए वो वर्णिक छंद हो गए, और जिसमें मात्राओं की बात। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है? तो इसका मतलब चौपाई जो है ये एक मात्रिक छंद है। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 24, ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में क्या होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो ऐसे छंद को क्या कहेंगे? चौपाई छंद, ठीक है। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, पेड़ से बंदर कूदा, तो 42 में जो सही ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर से विभक्ति आ रही है, इसका मतलब से जिसमें आती है आप उसको पहले गौर कर लें। लेकिन उसमें देखिए, जब कोई चीज़ से तब उपयोग हो जब कोई किसी से अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से बंदर कूदा या कुल्हाड़ी से पेड़ काटा गया, मतलब इस तरह का जो चीज़ें आएंगी जहाँ पर से कोई चीज़ का अलग होना होगा तो वो अपादान कारक कहलाएगा, ठीक है। 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, अलग होने के भाव को दर्शाता है तो उसमें अपादान कारक होता है, ठीक। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, दोस्तों अभी जस्ट आपको बताया था, श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होगा वो आपका रति होगा। हाथ जो है वो हास्य का है। उत्साह क्रोध जो होगा उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध आपको बताना है कमेंट करके कि किस रस का ये भाव है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको बताने, भ्रमर, अग्नि, मस्तक या फिर मछली। तो 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली। आपका पूरी तरह से ये एक तद्भव शब्द है, ठीक है। और आपको बता दें कि मछली एक तद्भव शब्द तो है ही, इसका जो तत्सम हो जाएगा ये हो जाएगा मत्स्य, ठीक। और अगर बात करें तो भ्रमर का जो तद्भव रूप है, जो ये भ्रमर लिखा हुआ है, इसका जो तद्भव होगा ये हो जाएगा भौरा, ठीक। और जो मस्तक लिखा हुआ है, अगर मस्तक की बात करें, और अग्नि का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आग, ठीक है। तो ये इसके तद्भव शब्द हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। 45 सूर्योदय, सूर्यधन, उदय। 45 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर। तेरी बर्छी ने बर छीने हैं लखन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बर्छी ने बर छीने हैं लखन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार। देखिए, यमक अलंकार में क्या होता है कि आपको मैं बता दूं, देखिए अनुप्रास में होता है कि इनमें एक एक वर्ण जो होते हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, ठीक। रूपक में क्या होता है? रूपक में किसी के रूप की कंपेरिजन की जाती है किसी चीज़ से, जैसे चरण कमल, मतलब कि जो उसके चरण है वो कमल के समान है, ऐसे टाइप से जब आता है तो रूपक अलंकार हो जाता है। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में होता ये है कि इसमें जाना हूँ जानू, मानो हूँ मानू, ऐसे वर्ड टाइप से आते हैं तो वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो तेरी बर्छी ने बर छीने हैं लखन के, खलन के, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या होते हैं? तो इसका जो सही एक ऑप्शन होगा वो हमें चूज़ करना होगा। तो 47 का सही ऑप्शन होगा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। किससे? कहानी, कविता और गीतों और नाटकों के माध्यम से, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 48 देखेंगे, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि 48 का जो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ठीक है। चलिए, यथाशक्ति में समास बताइए। दोस्तों देखिए, जिसमें अव्यय जुड़ा हुआ हो, यथा क्या है? एक अव्यय है, तो जिसमें अव्यय जुड़ा होते हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। तत्पुरुष जो है वो विभक्ति समास होता है, मतलब इसमें विभक्तियों का विलोपन हो जाता है। जैसे जितने भी कारक हैं वो सभी के सभी तत्पुरुष समास हैं। 8 कारक माने गए हैं, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संबोधन, अपादान, ये सारे तो उतने ही आपके तत्पुरुष हैं।
तो उन सब की अलग अलग पहचान है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में होता है कि इसमें एक जो उत्तर पद होता है ये एक संख्यावाचक होता है, मतलब प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। कर्मधारय क्या होता है कि इसमें किसी की विशेषता बताई जाती है तो वो कर्मधारय होता है, ठीक। और अब बहुब्रीहि होता है, दोनों ही पद उसमें प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद की उसमें जिक्र किया जाता है, ठीक। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधु, भ्रमर या मधुकर या फिर भंवरा? तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, अभी आपको बताया था मैंने, भ्रमर का भंवरा होता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 50 में क्या हो रहा है कि डी ऑप्शन भंवरा जो होता है ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो होता है वो भ्रमर होता है, ठीक। चलिए, मुद्री का तत्सम रूप बताइए। मुद्री क्या होती है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? मुद्रित का तत्सम रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रिका, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मृगावती किसकी रचना है? जो मृगावती है ये किसकी रचना है? वो 52 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए मृगावती का जो इसका जो वर्णन की मतलब कि इसकी जो रचना की गई थी ये 1503 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित मृगावती की रचना कुतुब्बन ने की थी, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल द राइट आंसर। परमाल रासो किसके द्वारा रचित गई? दोस्तों परमाल रासो के बारे में मैंने आपको बताया था कि परमाल रासो का सिर्फ एक खंड अभी उपस्थित है, वो है आला खंड के नाम से। और इसका जो रचयिता है ये मैं डेली ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत ही बार ये पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं और इनके बारे में सारी जानकारी आपको चाहिए। तो परमाल रासो जो है एक आला खंड है जिसे 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आला और ऊदल की वीरता के वर्णन पर किया गया है, जिसको किसने किया था? जगनिक ने, ठीक है। किसने किया था? जगनिक ने। तो परमाल रासो का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसके रचयिता जो थे जगनिक थे, और इनका जो अगर नाम देखें तो जगनिक राव था, ठीक है, जिन्हें जगनिक कहा गया। दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये आपको बताना है कि दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियाँ थी? तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कबीरदास की पंक्ति है। तो 54 में जो दी गई पंक्तियाँ हैं ये कबीरदास की। कबीरदास एक दोहा मतलब दोहाकार थे, मतलब दोहा इन्होंने सारे दोहा ही बताए हैं, तो उन्हीं की एक पंक्ति है ये। आदिकाल के लिए वीर गाथा, ये देखिए आ भी गया। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल के नाम किसने प्रस्तावित किया था? दोस्तों आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा गया था या वीर काल कहा गया था, इसको किसने कहा था? अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था जब आदिकाल का जिक्र हुआ था, जबकि आदिकाल कहा था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन वीर गाथा काल किसने कहा था? तो 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने इसको वीर गाथा काल कहा था। आपको बता दें कि आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने वीर गाथा काल, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा था, ठीक है, चारण काल कहा। उसके बाद आपको बता दें कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा था, और आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय के लिए कौन सा शब्द शुद्ध होगा। तो 56 का जो सही ऑप्शन होगा अंतर्राष्ट्रीय, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 देखेंगे कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है। 57 का जो सही ऑप्शन होगा आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों तरफ मुसीबत का जिक्र। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि डेली सुबह 8 बजे ये क्लासेस आप लोगों के लिए हिंदी का वो क्लास है जो कि आपके सिलेक्शन के लिए 100% उत्तरदायी। आप इसको समझिए कि अगर आप पूरा मेरे पढ़ाने के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, फिलहाल अभी CRPF में 25 क्वेश्चन, यूपी SSC के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये पूरे कराने की मैं 100% बात कहता हूं, और आप डेली ये क्लासेस अटेंड करें। आज आपका 26वां प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहा है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? दोस्तों रामचरितमानस जो ये कवि थे तुलसीदास थे, तुलसीदास की जो रचनाएँ सारी हैं वो सारी की सारी ब्रज भाषा में है, और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का एक भाग है, तो ब्रज भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, तो 59 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्सर्ग का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। आनंद कादम्बिनी के जो संपादक थे ये थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक रिपीटेबल क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और अगर आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को वैकेंसी पॉइंट चैनल से जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों आज की क्लासेस में बस इतना ही, 30 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। मैं डेली ऐसे क्लासेस लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। इस वीडियो में था दोस्तों, जय हिंद।